हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न फिलोसफी विद श्रेष्ठा मुखर्जी। तो आज हम लोग यूनिट 5 के कुछ क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं, उसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली यूनिट 5 के। ओके, तो यूनिट 5 में हम विवेकानंद पढ़ रहे थे। मेरे चैनल में मैंने विवेकानंदो में कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने वीडियो बनाया था। एंड नेचर ऑफ मैन करके कंसेप्ट है, उससे भी बहुत सवाल आते हैं। एंड जो मार्गस है, राजमार्गो, भक्ति मार्गो, अ, ये सब जो मार्गस के बारे में, 4 मार्गस के बारे में या फिर पाथ के बारे में विवेकानंद ने बात किया था। तो इसके बारे में भी मैं एग्ज़ाम से पहले एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, पर क्योंकि एग्ज़ाम हमारा 23 जून को है, तो इसीलिए अभी मेरा मेन मोटिव है पीवाईक्यू एनालिसिस करना या फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करना। इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं तो बहुत सारा टॉपिक्स हम एक साथ कवर कर लेते हैं। मान लो कि आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 10 क्वेश्चन में 10 ही तो विवेकानंद से या फिर गांधी से या फिर टैगोर से नहीं होगा, मिक्स्ड होगा, राइट। तो उसमें इकबाल भी आ सकता है, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती भी आ सकते हैं, सारे लोग आ सकते हैं, ज्योतिबा फुले भी रह सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ एग्जाम तक मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं क्वेश्चन आंसर एनालिसिस का ही सेशन रखूंगी। एंड नेचर ऑफ मैन, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और वहाँ से सवाल आता है, हर बार यूजुअली आता है, तो वो वाला भी मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगी यूनिट 5 का। ओके, लॉजिक का तो जो मैं 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर रही हूँ उसमें तो सारे टॉपिक्स ही आ जा रहे हैं, एक्सोमेटिक सिस्टम से लेके क्वांटिफिकेशन थ्योरी, ट्रूथ टेबल, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन तो हमने डिटेल में ही पढ़ा है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, सब कुछ आ जा रहा है, बुलियन, वेन डायग्राम, सब कुछ। तो उसमें हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके बाद 30 जो क्वेश्चन है वो मैंने बोला था होमवर्क के लिए कि आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे मेल करना, बट आई डिड नॉट गेट एनी मेल। ओके, टॉपिक जब पढ़ाना होता है या फिर मान लो किसी को नोट्स चाहिए होता है तो मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं, पर जैसे ही मैंने बोला कि होमवर्क करके मेरे को भेजो, किसी ने भी मुझे एक भी मेल नहीं भेजा है। ठीक है, इवन एक दो भी सॉल्व करके या फिर डाउट कुछ भी नहीं किया है। ओके, तो ये सब चीज़ों को आप लोग सीरियसली नहीं लेते हो, आई डोंट नो व्हाई, पर लॉजिक से बहुत सवाल आते हैं, आप लोग क्यों सीरियसली नहीं लेते हो मुझे नहीं पता। अगर आप देखोगे ना तो टोटल जो पेपर होता है ना, उसमें जो 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें से हार्डली 20 क्वेश्चन लॉजिक का होता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के आप देखोगे ना तो आप पूरा चौंक जाओगे। तो अगर एक यूनिट आप कवर कर लेते हो तो उसमें से 20 या 15 क्वेश्चन आपका हो जाता है, 30 मार्क्स बन जा रहे हैं पूरा। तो आप लॉजिक पे क्यों आप लोग इतना डरते हो मुझे नहीं पता। डरते इसलिए हो क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। अभी एग्जाम सामने है, लॉजिक सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लगता है एक लॉजिक समझने में, प्रैक्टिस करने में। अगर वो अभी भी आपके पास 10 दिन है, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो तो 10 दिन में भी आप लॉजिक में अच्छे कर सकते हो। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, फिर जो हमारा कन्वर्शन ऑब्वर्शन से सवाल आता है, फिर जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन से, सिलोजिज्म से सवाल आता है, वो इतना भी टफ नहीं है कि आपने उसको स्किप करके जाना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप ग्रेजुएशन में उसको पढ़ के नहीं आए हो, ग्रेजुएशन में पढ़ के आई हो, अभी उसको थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल में अंदर में घुस के उस चीज़ को पढ़ना है। तो कोई भी चीज़ स्किप करने के बारे में अभी फ़िलहाल सोचो ही मत, 10 दिन है, 10 दिन में जितना आप लोगों से हो बन पा रहा है, उतना कोशिश करो कवर करने की, ठीक है? ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर एनालिसिस सेशन फॉर यूनिट 5। देखो, पहला सवाल क्या है? बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदया। तो देखो, ये सर्वोदया जो टर्म है ये किसने कॉइंट किया था? हमें सबको पता होनी चाहिए ये चीज, गांधी ने। गांधी ने सर्वोदय का जो टर्म है सर्वोदय, इसके बारे में गांधी जी ने बात की थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? सोशल जस्टिस फॉर ऑल, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, एड्रेसिंग टू द लीस्ट privilege, option C, food and security for the homeless,
ऑप्शन डी यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड वननेस ऑफ ह्यूमन काइंड। देखो क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय। तो ये जो सर्वोदय का कंसेप्ट है ये क्या है, सर्वोदय। सर्वो मीन्स सर्वोदय, ओके, सर्वो ये जो वर्ड है इसका मीन्स है ऑल, ठीक है, ऑल, एंड दया मीन्स व्हाट, दया मीन्स यू नो उदय, मतलब किसी चीज को अपलिफ्ट करना, सबको लेके चलना या सबका प्रोग्रेस। तो सर्वोदय मीन्स यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट और यूनिवर्सल प्रोग्रेस, ओके, मतलब सबका प्रोग्रेस, सिर्फ मेरा प्रोग्रेस हो रहा है और बाकियों का नहीं हो रहा है, या फिर मान लो कोई एक काम मैं ऐसा कर रही हूँ जिससे बस मुझे ही फायदा हो रहा है, बाकियों को नहीं हो रहा है, सो दैट इज नॉट सर्वोदय। सर्वोदय मीन्स सर्व उदय, मतलब सारे जो इंसान है, सारे जो ह्यूमन बीइंग है, सबका प्रोग्रेस होना, सबका उदय होना, ओके, दैट इज सर्वोदय। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। तो देखो यहाँ पे सोशल जस्टिस फॉर ऑल नहीं बोला जा रहा है, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, एड्रेसिंग टू द लीस्ट प्रिविलेज, जिनके पास प्रिविलेज नहीं है, ठीक है, उनको भी एड्रेस करना। तो सबका प्रोग्रेस होना, मतलब जो मिडिल क्लास है उसका भी प्रोग्रेस होना, जो लोअर मिडिल क्लास है उसका भी प्रिविलेज होना, एंड जो उससे भी गरीब है उसका भी प्रिविलेज होना। तो सबको सबको एड्रेस कर रहा है। तो जो मिडिल क्लास पीपल है उसका प्रोग्रेस होना, उसका अपलिफ्टमेंट होना, ओके, जो लोअर मिडिल है उसका भी अपलिफ्टमेंट होना, उसका भी प्रोग्रेस होना, एंड जो उससे भी लोअर है, मीन जो एकदम पुअर क्लास है, पुअर लोग है जिनके पास मतलब बहुत ही कम सफिशिएंट थिंग है, उनका भी अपलिफ्टमेंट करना, मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। ऐसा नहीं है कि जो अमीर है बस उनको ही अमीर बनाना है, जो गरीब है उनको गरीब में छोड़ देना है, नहीं। गांधी जी का जो कंसेप्ट था सर्वोदय का, उसका कंसेप्ट यही था कि सारे जो लोग हैं, हमारे जो जितने भी ह्यूमन बीइंग है, सबका प्रोग्रेस होना, सबका ही इम्प्रूवमेंट होना। सो दैट इज एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय। तो यहाँ पे ये जो सर्वोदय का कंसेप्ट है ना, महात्मा गांधी का, तो ये एक्चुअली इम्फसाइज करता है ट्रू प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी, हमारा जो समाज है उसका जो ट्रू प्रोग्रेस है, उसमें असलियत में प्रोग्रेस करने के बारे में वो बात कर रहे हैं। एंड इट इज ओनली अचीव व्हेन द डेवलपमेंट रीचेस द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फर्स्ट, ठीक है, जो लोग एकदम मार्जिन में है, एकदम मतलब गरीबी की रेखा के एकदम मार्जिन में है, ठीक है, बहुत ही गरीब, मतलब जिनका ये कोई मतलब डिसाइडेड नहीं है कि आज अगर उनको खाना मिल रहा है तो कल उनको खाना मिलेगा कि नहीं, दे डोंट नो, ओके। तो इस कंसेप्ट से जितने भी प्रिविलेज लोग थे, एकदम मार्जिन के, मतलब अंडरलाइन बराबर भी जो लोग चले जा रहे थे, जो लोग गरीबी के एकदम सीमा रेखा से नीचे है, उनको भी अपलिफ्ट करने के बारे में बात किया गया है। एक्चुअली उनके बारे में ही बात किया गया है, पर उनके अलावा भी बाकी सब लोगों के अपलिफ्टमेंट के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विच प्रूव्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड डिड विवेकानंद रिलाइड अपॉन। ये जो सवाल है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो सोशल जस्टिस फॉर ऑल नहीं है, यहाँ पे सर्वोदय मतलब अपलिफ्टमेंट और प्रोग्रेस ऑफ ऑल पीपल और ऑल ह्यूमन बीइंग बोला जा रहा है। सोशल जस्टिस के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है। फूड एंड सिक्योरिटी फॉर होमलेस, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि जो लोग के पास होम नहीं है, जिन लोगों के पास खुद का घर नहीं है, या फिर जो लोग रोड साइड में रहते हैं उनको खाना देना, उनको सिक्योरिटी देना, इस चीज के बारे में नहीं बात किया गया है। सर्वोदय में सबका प्रोग्रेस के बारे में बात किया गया है। किसी को आप कितना दिन मदद कर सकते हो, खाना देके, सिक्योरिटी देके, कितना दिन कर सकते हो, पर अगर आप उसको प्रोग्रेस कर दोगे तो वो एक ना एक दिन जाके खुद के पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट था गांधी जी का, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड वननेस ऑफ ह्यूमन काइंड। देखो यूनिवर्सल ब्रदरहुड या फिर यूनिवर्सल रिलीजियन ह्यूमन काइंड के बारे में गांधी जी ने बात नहीं की है। यूनिवर्सल रिलीजियन के बारे में विवेकानंद ने बात की है, एंड ह्यूमनिज्म के बारे में टैगोर ने।
रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सर्वोदय जो वर्ड है उसका मीनिंग यही है कि प्रोग्रेस ऑफ ऑल पीपल और अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल पीपल, एंड ये चीज जो लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे है, ऊपर है, सबके लिए अपलिफ्टमेंट या प्रोग्रेस करने के बारे में गांधी जी ने बात की है। ओके, नेक्स्ट बोला जा रहा है सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच प्रूव्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड डिड विवेकानंद रिलाइड अपॉन। विवेकानंद ने कौन सा प्रूफ दिया है गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए? ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ, एक्सटर्नल प्रूफ, नेचुरल प्रूफ, इंट्यूशनल प्रूफ। तो देखो, ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ तो नहीं दिया है, ये तो एंसेलम का है। एक्सटर्नल प्रूफ भी नहीं है, नेचुरल प्रूफ भी नहीं है, ये हमारा एक्विनस का है नेचुरल प्रूफ। ठीक है, इंट्यूशनल प्रूफ दिया था, ये हमने पढ़ा है। प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड विवेकानंद का बहुत अच्छे से पढ़ा है, मतलब वो क्लास अगर आप लोग एक बार देख लोगे ना तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। ठीक है, ऐसा मतलब बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ा है। विवेकानंद का जो जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है वो कंसेप्ट मैं जब भी सॉल्व करूंगी, अगर ऐसा कोई कंसेप्ट आता है विवेकानंद का नहीं, हर टॉपिक का जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है तो वो मैं बता दूंगी कि ये मैंने पढ़ाया है, तो आप जाके वो वाला क्लास देख लो। ठीक है, तो ये चीज आप मतलब नोटिस करना, मैं जो बोल रही हूँ, जो सवाल के हित पे बोल रही हूँ कि ये आप जाके क्लास देख लेना। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है क्लास, ठीक है, तो आप कमेंट करना, मैं फिर वहां पे वो लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, वो वाला जो वीडियो का लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी। ओके, तो फिर यहाँ पे कौन सा होगा, इंट्यूशनल प्रूफ है। विवेकानंद तो क्या कर रहे हैं, इंट्यूशनल प्रूफ कर रहे हैं। मीन्स इंट्यूशनल मीन्स क्या, इंट्यूशनल मीन्स मतलब हम अनुमान कर रहे हैं, हम इन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है, कि ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड किसी ने क्रिएट किया है, ये इतना अच्छा डिजाइन है, मतलब इसका पीछे कोई तो क्रिएटर, कोई तो डिजाइनर होगा। तो इस हिसाब से हम इंट्यूशनल प्रूफ देते हैं। तो विवेकानंद बोलते हैं कि इंट्यूशनल प्रूफ के हिसाब से या फिर इंट्यूशनल प्रूफ के हेल्प से हम जो गॉड का एग्जिस्टेंस है उसको प्रूफ कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, केसी भट्टाचार्य का। ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ स्वराज, स्वराज इन आइडियाज। ओके, सो केसी भट्टाचार्य's concept of Swaraj in ideas advocate for intellectual independence and self-determination, complete rejection and isolation from all Western ideas, the revival of orthodox ancient practices without modern application, the unquestioned glorification of indiousness of tradition। तो देखो, केसी भट्टाचार्य का जो कंसेप्ट स्वराज इन आइडिया है वो उन्होंने क्यों एडवोकेट किया था? ठीक है, क्या रीजन था एडवोकेट करने का? तो जो केसी भट्टाचार्य है, मीन्स कृष्ण चंद्र भट्टाचार्य उनका फुल नेम है। ठीक है, तो उनका एक एसे है, एक बुक है, उसका नाम है स्वराज इन आइडियाज। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने आर्ग्यू किया था अगेंस्ट द कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल सब्जेक्शन अंडर द कॉलोनियल रूल। तो जो कॉलोनियल रूल चल रहा था उस टाइम पे, ये अगेन कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसोफर है, राइट? तो उस टाइम पे जो कॉलोनियल रूल चल रहा था तो उसके अगेंस्ट कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल सब्जेक्शन का उन्होंने आर्ग्यू किया था। उन्होंने आर्ग्यू किया था अगेंस्ट कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल सब्जेक्शन अंडर कॉलोनियल रूल। तो कल्चरल और इंटेलेक्चुअल सब्जेक्शन के अगेंस्ट उन्होंने अपना एक थॉट दिया था। तो उन्होंने एडवोकेट किया था इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन को। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा था कि जेन्युइन फ्रीडम जो है, जेन्युइन ऑटोनॉमी जो है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए थिंकिंग। देखो, हम किसी चीज को सोच रहे हैं कि हम मान लो ऐसा सोच रहे हैं वी वांट फ्रीडम, तो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ विल? मतलब हमारी जो मर्जी होगी, हम जो करना चाहते हैं, हम जो सोचना चाहते हैं, हम जो भी बनना चाहते हैं वो हम बन पाए, राइट? दैट इज ऑटोनॉमी ऑफ विल, राइट? ऑटोनॉमी मतलब क्या? खुद की जो स्वाधीनता है, खुद की जो इंडिपेंडेंसी है,
कि कोई चीज मैं सोच पा रही हूँ, कोई चीज मैं बोल पा रही हूँ, कोई चीज मैं बन पा रही हूँ, तो दैट इज अ इंडिपेंडेंसी। और ऑटोनॉमी ऑफ विल, या फिर बोल सकते हैं ऑटोनॉमी, या फिर खुद का जो किसी पे डिपेंड ना होना। तो ये जो चीज है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी या फिर फ्रीडम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम कुछ भी सोच पा रहे हैं, हम कोई भी थॉट ला पा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भी टॉपिक पे आप अगर रिसर्च करना चाहो तो पहले आपको क्या करना पड़ता है? पहले आपको सोचना पड़ता है कि आप कौन से एरिया में कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट पे आप काम करना चाहते हो। क्योंकि देखो, आप अगर प्रोफेसर बन रहे हो या फिर आप रिसर्च स्कॉलर बन रहे हो, तो कोई भी टॉपिक पे आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है थिंकिंग पावर वो है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ आप पढ़ के नहीं हो सकता, कुछ कुछ चीजें सोचना भी पड़ता है। नहीं बोलते हैं कि जैसे एग्जाम हो जाने के बाद बोलते हैं कि पहले देखो कि ये जो सारी चीजें आपने की है, ये चीज सही की या गलत की। मतलब सोचो, दिमाग में सोचो चीजें। हमेशा हर चीज हम पढ़ रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? सोच पाना। फ्रीडम मीन्स व्हाट? फ्रीडम इन थिंकिंग। ओके। तो केसी भट्टाचार्य क्या बोल रहे हैं? उन्होंने ये एडवोकेट किया था कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी या फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन है ना, उसके लिए एक्चुअली क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। किस चीज में? थिंकिंग क्रिएटिवली। ठीक है, खुद के कल्चर के फ्रेमवर्क में या फिर खुद के जो भी चीजें हैं, जो भी टॉपिक्स है, उसके बिहाफ पे फ्रीडमली सोच पाना या फिर क्रिएटिवली किसी चीज को सोच पाना। ठीक है, सो ही सेज दैट द जेन्युइन फ्रीडम रिक्वायर्स थिंकिंग क्रिएटिवली विद इन one's own cultural framework rather than blindly mimicking western paradigms। तो जो भी वेस्टर्न पैराडाइम चल रहे थे, जो भी वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न टॉपिक्स पे बात चल रहे थे, उसी चीज को कॉपी करते करते जो लोग जा रहे थे ना, जितने भी फिलोसोफर थे, ऑलमोस्ट सबने एक ही टॉपिक में, गॉड का एग्जिस्टेंस हो या फिर आइडियाज हो, ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स पे ही उन्होंने बात की है। तो केसी भट्टाचार्य कुछ अलग बात कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो भी हम थॉट आ रहे हैं या फिर कोई भी टॉपिक पे हम सोच रहे हैं, तो वो चीज में क्रिएटिविटी लाना, फ्रीडम लाना। ठीक है, तो वही एक्चुअल इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस है, वही एक्चुअली स्वराज इन आइडियाज है। अपने आइडियाज को इंटेलेक्चुअल करना, अपने आइडियाज को क्रिएटिव करना, अलग करना सबसे। एक ही जो चीज चली आ रही है ऑलरेडी, जो टॉपिक पे बात हो जा रही है, उसी टॉपिक पे आप फिर से रिसर्च कर रहे हो, उसका क्या मतलब है? राइट। जब हम रिसर्च करने जाते हैं ना, तो वहां पे ये पूछता है कि आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो, क्या इस पे पहले काम हो चुका है? अगर हो चुका है तो फिर आप क्यों करना चाहते हो? उस टॉपिक पे ऐसा क्या मतलब आपको लग रहा है कमी है, जो उसने, मतलब जो रिसर्चर ने किया था, उसने कंप्लीट नहीं किया, आप कर पा रहे हो या फिर आप करना चाहते हो? ऐसा क्या है? मतलब मान लो कोई चीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है, ठीक है, कोई थ्योरम ऑलरेडी बन चुका है, अब उस पे आपको अलग क्या करना है? मान लो क्वांटिफिकेशन थ्योरी हो गया है, बना दिया है, ठीक है, क्वाइन ने, फ्रेगे ने, रसेल ने, सबने मिलके उन पे काम कर लिया है। अब अगर आप क्वांटिफिकेशन थ्योरी में कोई पेपर लिखने जा रहे हो, तो आपको पहले कमियां निकालनी पड़ेगी कि क्या कमियां हैं, उसको आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो चीज है, आप सोच पा रहे हो, दैट इज क्रिएटिविटी। तो इसलिए केसी भट्टाचार्य का जो कंसेप्ट ऑफ आइडिया है, ये एक्चुअली फोकस करता है इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन पे। ठीक है, इस चीज पे ये चीज फोकस करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। ओके, यहाँ पे कंप्लीट रिजेक्शन एंड आइसोलेशन फ्रॉम ऑल वेस्टर्न आइडियाज ये नहीं है। वेस्टर्न थॉट्स जो भी चल रहा था, जो भी एक फॉलोइंग थॉट्स, फॉलोइंग आइडियाज, कंसेप्ट के बारे में बात चल रही थी, उस चीज को वो बोल रहे कुछ अलग सोचो भाई। एक ही चीज पे आप सब बात करिए जा रहे हो, किसी ने एक थ्योरी दिया, उसको ही आप रिजेक्ट कर रहे हो, फिर उसका आप नया थ्योरी दे रहे हो, पर कुछ अलग सोचो। तो ये जो चीज है, इसके बारे में केसी भट्टाचार्य ने बात किया है। हमने जो केसी भट्टाचार्य का सब्जेक्टिविज्म है, वो हमने नया चीज पढ़ा है, वो इससे पहले हमने पढ़ा नहीं था। तो देखो, उनका थॉट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसी बारे में वो बात कर रहे हैं। ओके, तो कंप्लीट रिजेक्शन, आइसोलेशन कर देना वेस्टर्न आइडिया का, ये बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये जो ऑर्थोडॉक्स एंशियन प्रैक्टिस है, यहाँ पे
रिवाइवल करना विदाउट मॉडर्न एप्लीकेशन, इसके बारे में भी बात नहीं किया गया है स्वराज इन आइडियाज पे। एंड ये भी नहीं है अनक्वेश्चन ग्लोरिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशन, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4। इकबाल एक्सेप्ट्स द ओनली वे इन विच गॉड एग्जिस्टेंस कैन बी एप्रीहेंडेड। तो इकबाल क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन सा वे में हम गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकते हैं या फिर हम पहुंच पा सकते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस तक। इंट्यूशन, इंटेलेक्ट, इन्फरेंस, यूनिवर्सल रिलीजियन, कौन सा होगा? यूनिवर्सल रिलीजियन के बारे में मैंने बहुत बार बोली है कि ये बात बोला गया है विवेकानंद के द्वारा, ठीक है, इन्फरेंस नहीं। इंटेलेक्ट के बारे में बात किया है हमारा राधा कृष्णन ने, इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन के बारे में। बट इकबाल ने बोला है कि इंट्यूशन, जो हमारा इंट्यूशन रीजन है, उसके ऊपर बेस करके हम गॉड का एग्जिस्टेंस पा सकते हैं या फिर गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं, इकबाल ऐसा बोल रहे हैं कि इंटेलेक्ट एंड द रैशनल इन्फरेंस आर वैल्यूएबल फॉर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये जो चीज है ना, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा जो इंटेलेक्ट है, वो चीज रैशनल इन्फरेंस के साथ वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि उससे हम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इंटेलेक्ट मतलब क्या, तो बोलते हैं ना इंटेलिजेंट है, ये इंटेलेक्ट अच्छा है, इसका इसका ब्रेन अच्छा है, राइट। तो इंटेलेक्ट जो है वो एक्चुअली रैशनल इन्फरेंस है, रैशनैलिटी के साथ आता है, ठीक है। तो वहां से वो चीज एक्चुअली अच्छा है हमारे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, एंड ये जो चीज है इंटेलेक्ट एंड रैशनल इन्फरेंस, ये सारी चीजें जो है ये लिमिटेड है टू द फाइनाइट फिजिकल वर्ल्ड। ये सारी चीजें लिमिटेड है फाइनाइट फिजिकल वर्ल्ड की तरह, सब चीजें लिमिटेड है फाइनाइट फिजिकल वर्ल्ड तक, ठीक है, वहां तक ही लिमिटेड है। बट ये जो इकबाल क्या बोल रहे हैं, इंट्यूशन जो है, हाँ, इंट्यूशन मतलब क्या बोला जा रहा है, इंट्यूशन को यहाँ पे जो इकबाल है वो उनका पूरा नाम है मोहम्मद इकबाल, ठीक है। तो उन्होंने अपने इस्लाम में एक वर्ड यूज किया है, दैट इज कास्ट, KASHF, कास्ट, जिसको इंट्यूशन की जगह पे उन्होंने यूज किया है। उसका मीनिंग क्या है, इंट्यूशन और कफ्स का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन एक डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम डायरेक्ट किसी चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो वो चीज क्या है, वो चीज क्या इंटेलेक्ट की तरह रैशनल है? नहीं। रैशनल अंडरस्टैंडिंग है? नहीं। वो एक हमारा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, दैट इज समथिंग यूनिक। हम गॉड को गॉड को हम स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस कर पा रहे। गॉड को क्या हम रीजन देके बता सकते हैं कि गॉड ऐसा है, क्योंकि गॉड ने हमारी बात सुनी है तो फिर गॉड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने भगवान से बोला था कि भगवान मुझे ये काम करवा दो तो भगवान ने करवा दिया था, तो हम बोल सकते हैं गॉड है। ऐसा रीजन नहीं दे सकते। बहुत फिलोसोफर ने वेस्टर्न थॉट में, मॉडर्न फिलोसफी में, बहुत सारे फिलोसोफर ने ये रीजन, एक्सपीरियंस देके गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव करने की उन्होंने बहुत कोशिश की है। कुछ प्रूव कर पाए, पर उस पर फिर से क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया उनके थॉट्स को। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, इकबाल ये बोल रहे हैं कि जो हमारा गॉड का एग्जिस्टेंस या फिर जो गॉड है, जो भगवान है, वो एक्चुअली इंट्यूशन से पाए जा सकते हैं। इंट्यूशन मीन्स व्हाट? इंट्यूशन मीन्स हमारा जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो, ठीक है। एंड ये एक यूनिक एंड ऑथेंटिक मोड है कॉन्शियसनेस का। एंड इसके बिहाफ में या फिर इसके हेल्प से, इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी आर एक्चुअली केपेबल ऑफ फुल्ली एप्रीहेंडिंग द अल्टीमेट रियलिटी और द गॉड एग्जिस्टेंस। तो इसके बिहाफ पे, इंट्यूशन के मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक ऑथेंटिक मोड है कॉन्शियसनेस का, हम कॉन्शियसली कर रहे हैं। जब हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं या फिर भगवान का कोई भी मंत्र, कोई भी स्पिरिचुअल थॉट या फिर कोई भी मूवी देख रहे हैं, ठीक है,
तो मान लो ऐसा कुछ भी हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे दैट इज अ यूनिक फीलिंग, राइट, दैट इज अ डायरेक्ट यूनिक फीलिंग, तो वो चीज एक ऑथेंटिक है एंड वो कॉन्शियसली हो रहा है, राइट, वो कॉन्शियसली हम स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं गॉड के एग्जिस्टेंस को, या फिर महसूस कर पा रहे हैं। तो इसीलिए वो जो चीज है, हम अगर ये चीज को कंप्लीटली, तो वो जो चीज है ना, वो चीज एक्चुअली कैपेबल है फुल्ली अल्टीमेट रियलिटी के लिए या फिर गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे इंट्यूशन को इसीलिए बोला गया है कि इंट्यूशन के हेल्प से, मदद से, डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के मदद से हम गॉड का एग्जिस्टेंस अप्रीहेंड कर पाते हैं या फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑब्वियसली इंट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट है राधा कृष्णन। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? राधा कृष्णन। Which of the following is most comprehensive view of राधा कृष्णन? तो इनमें से कौन सा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है राधा कृष्णन का, एस राधा कृष्णन का? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। क्या है? ऑप्शन ए, इंट्यूशन इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर फॉर्म ऑफ कॉग्निशन। B, innate ideas is the basis of all other forms of cognition. C, the spirit in man is as real as his body. Option D, intuition is the basis of all other forms of cognition and the spirit in man is as real as his body. तो यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन बोला गया है, इसमें से कौन सा व्यू राधा कृष्णन के साथ मोस्टली कंपैटिबल हो रहे हैं? तो देखो, फर्स्ट क्या बोला जा रहा है? इंट्यूशन इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कॉग्निशन। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंट्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, इननेट आइडिया के बारे में बताया जा रहा है, स्पिरिट इन मैन के बारे में बताया जा रहा है एंड अगेन इंट्यूशन के बारे में। तो मैंने बोला कि राधा कृष्ण इंट्यूशन के बारे में, इंटेलेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फिलोसॉफिकल वर्क है, फ्रेमवर्क है, वो एक्चुअली ना अद्वैत वेदांतो एंड जो आइडियलिज्म है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के बनाया गया है। किसको जोड़ के बनाया गया? मैंने बोला अद्वैत वेदांतो एंड ऑल्सो आइडियलिज्म। ओके, आइडियलिज्म। तो ये दोनों चीजों को जोड़ के यहाँ से क्या निकला? एक तो निकला थ्योरी ऑफ नॉलेज मीन्स एपिस्टेमोलॉजी एंड दूसरा क्या निकला? दूसरा निकला हमारा मेटाफिजिक्स मीन्स थ्योरी ऑफ रियलिटी। एक निकला एपिस्टेमोलॉजी थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड दूसरा निकला हमारा मेटाफिजिक्स मीन्स थ्योरी ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू है, वही एक्चुअली इंट्यूशन है। क्यों? क्योंकि राधाकृष्णन ये बोलते हैं कि जो हमारा सेंस एक्सपीरियंस है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल रीजन है, दैट इज द वैलिड मेथड्स ऑफ नोइंग ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो हमारा जो थियोरी ऑफ नॉलेज है या फिर जो हमारा एपिस्टेमोलॉजिकल व्यू है राधा कृष्णन का, तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि हमारा जो सेंस एक्सपीरियंस है एंड जो हमारा इंटेलेक्चुअल रीजन है, वही एक्चुअली वैलिड मेथड है सारी चीज़ों को जानने की। क्यों? क्योंकि मान लो कि सेंस एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये जो लैपटॉप है इसका मुझे सेंस एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल रीजन क्या? कि हमारे सामने अभी लैपटॉप मौजूद है, मैं देख पा रही हूँ कि ये मेरा लैपटॉप है, तो मैं रीजन दे पा रही हूँ। तो इसके बिहाफ पे मुझे पता चल रहा है कि ओ अच्छा, दिस इज अ लैपटॉप। तो हमारा सेंस एक्सपीरियंस, मैं देख पा रही हूँ, मैं टच कर पा रही हूँ, मैं इस चीज को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, राइट। अगर किसी चीज का स्मेल है तो उसको मैं स्मेल करके बता पा रही हूँ। तो जितने भी हमारे सेंस एक्सपीरियंस के वे है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं एंड ऑल्सो हम उस चीज को रीजन दे सकते हैं, इंटेलेक्चुअल रीजन दे सकते हैं। ऐसा करते हैं तभी जाके हम ये बोल पाते कि उस चीज को हम जानते हैं, राइट। हमने ये थ्योरी ऑफ नॉलेज में पढ़ा है ऑलरेडी, जहाँ पे बोला जाता है कि knowledge by acquainted, knowledge by doing, right, propositional knowledge। वहाँ पे क्या बोला जाता है कि I know how to swim।
तो वहाँ पे क्या बोला जाए कि उनको पता है कैसे स्विम करना है, तो वहाँ पे क्या रीजन दे रहे? नहीं, वहाँ पे हम स्विम करके दिखा रहे हैं, एक्शन हो रहा है। जब हम बोल रहे हैं किसी चीज को कि आई नो कि ये कौन सा खाना है, ठीक है, मान लो किसी ने हमारे लिए कोई खाना बनाया है, हमने बस उसको देखा, देख के हमें पता है कि अच्छा मैं बताती हूँ ये कौन सा डिश है, तो ये आपके सेंस एक्सपीरियंस से आप बता रहे हो। तो सेंस एक्सपीरियंस रीजन, ये इन दोनों को मिला के हमारा कोई भी चीज का नॉलेज होता है, ठीक है। तो इंट्यूशन इसका ही फाउंडेशनल बेस है, इसी नॉलेज का फाउंडेशनल बेस है कौन? इंट्यूशन, दैट underpins all the cognitive experience of ourselves and provide the direct realization of ultimate reality, ठीक है। एंड ये चीज जो है इंट्यूशन हमारा नेशनल बेस है इन सारी चीजों की, एंड यहाँ से हमें एक डायरेक्ट रियलाइजेशन होता है अल्टीमेट रियलिटी। नेक्स्ट जो मेटाफिजिकल व्यू के बारे में बात किया गया है, वहां पे क्या बोला जा रहा है? वहां पे राधा कृष्णन बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, हाँ, तो उनके अंदर एक स्पिरिट इन मैन है, उनके अंदर एक स्पिरिट है, ठीक है। एंड दैट स्पिरिट इज नॉट एन इल्यूशनल, वो स्पिरिट कोई इल्यूशन, कोई एररनेस, कोई गलत कुछ चीज या फिर कोई चीज जो हमें दिख रहा है पर एक्चुअल में नहीं है, जिसको हम भ्रम बोलते हैं, एररनेस नॉलेज बोलते हैं, राइट। तो वो नहीं है, वैसा नहीं है। तो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर एक स्पिरिट है जो इल्यूशन नहीं है, विच इज नॉट अ इल्यूशन, दैट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ मैटर। वो एक्चुअली मैटर का, जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है या फिर मैटर है, जड़ वस्तु होते हैं जितने, तो उसका एक्चुअली एक प्रोडक्ट है, सेकेंडरी प्रोडक्ट, दैट इज अ फुल्ली रियल, कॉन्क्रीट एंड को एग्जिस्टेंस विथ फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब वो रियल है। अगर कोई भी इंसान, उसका अगर बॉडी है तो उसके साथ वो मैटर भी एज रियल एज इज बॉडी, ठीक है। वो मैटर भी उसके साथ ही उतना ही रियल है जितना कि वो पर्सन का बॉडी रियल है। तो इसीलिए इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा होगा? इंट्यूशन इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कॉग्निशन एंड द स्पिरिट इन मैन इज एज रियल एज हिज बॉडी। ये एक्चुअली इस राधा कृष्णन का, आप जब जाके उनका थ्योरी ऑफ नॉलेज, देन उसका मेटाफिजिकल व्यू देखोगे ना, तो उस पे ये लाइन मेंशन है, ओके, उस पे ये लाइन मेंशन है। एंड अगेन ये जितने भी सवाल मैं करा रही हूँ, ये कोई भी सवाल मेरे खुद से दिया गया सवाल नहीं है, ये सारे सवाल हमारे एग्जाम में आया है, ऑलरेडी आया है, ठीक है। अगर किसी को ईयर चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं ईयर भी मेंशन कर दूंगी, आप जाके पेपर में भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये देखो, ये ना कुछ कोड वर्ड है, ये चीज याद रखना कि जो सवाल आप कर रहे हो ना, उस सवाल को आपको अगर पढ़ के एक बार समझ में नहीं आ रहा है, उसको बार बार पढ़ो, जब तक आपको उसका मीनिंग ना समझ में आए, उसको आप बार बार सॉल्व करते रहो, पढ़ते रहो, उसका मीनिंग ब्रेक करते करते समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्या है ना, सवाल के अंदर कभी कभार आंसर छुपा हुआ होता है, हमेशा नहीं होता है, हर सवाल में ऐसा नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ कुछ कोड वर्ड्स होते हैं। देखो यहाँ पे अहिंसा एंड ट्रुथ लिखा हुआ है, तो ये देख के पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ये देख के पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा गांधी, क्योंकि अहिंसा एंड सत्य, अहिंसा एंड सत्य मीन्स नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, ये जो दो वर्ड्स है, ये दो वर्ड्स के बारे में किसने बात की है? गांधी ने बात की है। एक को बोला है वे और एक को बोला है हमारा अल्टीमेट गोल, मीन्स एंड वे, ठीक है। एक हमारा गोल है एंड एक गोल तक पहुंचने का हमारा तरीका है। तो अहिंसा एंड ट्रूथ आर सो इंटरवाइंड दैट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिसेंटेंगल एंड सेपरेट देम। तो अहिंसा एंड ट्रूथ, ये दोनों इतना इंटरकनेक्टेड है कि इनको हम अलग नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। नॉन वायलेंस एंड जो है ट्रूथ, ठीक है, तो ये दोनों चीज इतना इंटरकनेक्टेड है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसके बारे में बात किया है गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने उनका फेमस कंसेप्ट है नॉन वायलेंस, ट्रूथ एज अ गॉड, उन्होंने ये जो ट्रूथ है
नॉन वायलेंस के बिहाफ पे या फिर नॉन वायलेंस के रास्ते पे चल के हम ट्रूथ तक पहुंच रहे हैं, सत्य तक पहुंच रहे हैं, एंड वो सत्य जो है वही हमारा भगवान या फिर गॉड है। ठीक है, ये वो बोल रहे हैं, गांधी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गांधी। ओके, नेक्स्ट। देखो, हम जब पढ़ते हैं तब ओनली विवेकानंदों का एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कितना सारा कंसेप्ट पढ़ा, एक तो विवेकानंदों का देखा, फिर गांधी का देखा, फिर इकबाल का देखा, फिर राधा कृष्णन का देखा, आगे भी बहुत सारा आएगा, देखना। अच्छा, ये तो गांधी का हुआ। नेक्स्ट फिर से हमारा विवेकानंदों का है। अच्छा, क्या बोला जा रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकंसिस्टेंट थॉट इन द लाइट ऑफ स्वामी विवेकानंद? तो इनमें से कौन सा थॉट स्वामी विवेकानंद का जो टॉपिक या फिर थ्योरी है उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट? जब सवाल पढ़ोगे ना, अच्छे से देखना क्या लिखा हुआ है, क्या कंसिस्टेंट लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ है, नॉट मैच्ड लिखा हुआ है, या मैच्ड लिखा हुआ है। हमेशा ना घुमा फिरा के सवाल देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। एक बात याद रखना कि एनटीए का मोटिव ही यही है कि आपको कंफ्यूज करना है। आपको जितना भी पता है उस चीज को पूरा घुमा के वहां पे एक सब कुछ गड़बड़ कर देना है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी सवाल आपको आंसर आता है, एक्साइटेड होके एकदम उसको ना पढ़ के ही टिक मार्क करके चले नहीं जाना है। आपको कितना भी पता हो, आपको अगर कोई चीज पता है उसको भी आप 2-3 बार पढ़ोगे, आराम से आप सवाल का आंसर करोगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग मान लो बहुत बार एग्जाम दे रहे हैं, या फिर जो लोग पहले भी एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनका भी ऐसा होता है कि 3 घंटे से पहले ही एग्जाम कंप्लीट हो जाता है उनका। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जब 3 घंटा दिया है, आप आराम से करो। अगर मान लो कि आपका हो गया है, कंप्लीट हो गया है पूरा, वो 3 घंटा आपको वहाँ पे खेलने-कूदने के लिए तो नहीं दिया गया है, वो 3 घंटा आपको दिया गया है कि आप एग्ज़ाम को दो, राइट? तो अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, टोटल जो 150 क्वेश्चन है टोटल, वो अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, अगेन आप क्या करो, स्टार्टिंग से सारा चीज आप दोबारा चेक करते आओ कि कहीं आपने कहीं पे गलत तो नहीं कर दिया। कोई चीज मैथ पे हो, या फिर आपका पेपर 1 का कंसेप्ट पे हो, कोई ईयर पे हो, हायर एजुकेशन का, पीपल एनवायरमेंट का कोई एक्ट हो, कोई भी चीज आप गलत कर सकते हो, तो उसको दोबारा देख के आनी है। श्योरली ऐसा होना चाहिए कि जो सवाल का आंसर आपको पता है वो तो गलत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है? अब मान लो कि कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो हमें नहीं पता होते, वो आप एक एज्यूम करके कोई भी ऑप्शन क्लिक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो भी आपको दिमाग में होना चाहिए। आपके पास ये काउंट होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन मैंने ऐसे ही तुक्के में लगाया है, एंड कितना क्वेश्चन मैंने सच में सही तरीके से मुझे पता है, तो वो चीज मैं कर रही हूँ। क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है कि आपने कितना क्वेश्चन तुक्के में मार के आए हैं, एंड कितना क्वेश्चन आपको सच में आपको आता था, तो वो आपने जेन्युइनली किया है। तो जो भी स्टूडेंट का जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाता है, वहाँ पे जल्दी एग्जाम करके आपको कोई प्राइज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक सवाल को आप 10 बार देखो, 20 बार देखो, 50 बार देखो, पर जो सवाल आपको आता है वो गलत करके बिल्कुल नहीं आना है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो सवाल उनको आता था, मतलब वो गलत हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो कि चार्टबाग से कोई सवाल आ रहा है, ठीक है, या फिर नॉर्मल लॉजिक का 19 रूल से कोई सवाल आ रहा है, वो गलत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि वो तो आप कब से पढ़ के आ रहे हो ना, तो वो तो गलत नहीं होनी चाहिए। अब वो आप गलत करके आ रहे हो, मतलब आपने उस चीज को सही से पढ़ा ही नहीं ढंग से। अगर आपको किसी किसी स्टूडेंट को ऐसा होता है कि इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है, या फिर हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप लैंग्वेज चेंज कर करके देखो। ठीक है, अच्छे से उसको ब्रेक कर करके देखो, हर एक वर्ड का पहले मीनिंग देखो, उसके बाद उसको ब्रेक करते करते देखो। मेरा यूजुअली जितना बार मैंने एग्जाम दिया है, मेरा हमेशा जल्दी हो जाता है, तो मैं हमेशा उस चीज को चेक करती थी, हमेशा। क्योंकि क्या है ना, जल्दी होके आप निकल तो नहीं पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आपका हो गया आप निकल सकते हो, निकल नहीं पाओगे। 3 घंटे तक आपको वहीं पे रहना है, तो कम से कम आप वही काम कर लो जो करने के लिए आप एक्चुअल में गए हो।
राइट? तो देखना, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हो, जो लोग जेन्युइनली अच्छे से आप पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, सच्ची बता रही हूँ मैं, आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, हो सकते है कोई टॉपिक आपका छूट गया है, हो सकता है कोई टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है। तो मैंने पहले भी बोला था, फिर एक बार बता देती हूँ, अभी हमारे हाथ में 10 दिन है, ओके? तो मान लो कि आपका जितना भी सिलेबस है, पेपर 1, पेपर 2 जितना भी सिलेबस है, तो उस सिलेबस में आप कोई भी कोई भी टॉपिक, मान लो कि आपका अ, यूनिट 3 का कोई टॉपिक रह गया, या फिर यूनिट 2 का कोई टॉपिक रह गया, या फिर रिसर्च का कोई टॉपिक रहेगा, तो वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है, उसको आप यूट्यूब में सर्च करो या फिर आप गूगल में सर्च करो, ठीक है? आपके पास अभी बहुत बहुत सारे सोर्सेस है, आप बहुत तरीके से पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो। तो आपको क्या करना है, जो-जो टॉपिक आपका अभी बाकी है या फिर आपने कभी टच ही नहीं किया है, तो उस टॉपिक का आप पहले एक लिस्ट बनाओ। वो सारी टॉपिक आप शॉर्ट में देख लो कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, अगर किसी का थ्योरी है तो फिर किसने दिया है, क्यों दिया है, इसके अंदर क्या-क्या बोला गया है, ऐसे करके पढ़ के जाओ। ट्रस्ट मी, आपका लॉस नहीं होगा, बल्कि बहुत ही आप मतलब फ़ायदे में रहोगे, कोई भी चीज़ आपका नहीं छूटेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप करना, ओके। अच्छा, अब देखो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। सो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकंसिस्टेंट थॉट इन द लाइट ऑफ स्वामी विवेकानंद? तो इनमें से कौन सा इनकंसिस्टेंट है? मोनिस्टिक आइडियलिज्म, रियलिटी इज डिटर्मिनेट, नो डिस्टिंक्शन ऑफ क्वालिफिकेशन कैन बी ascribed to reality, as a pantheistic, he holds गुड टू बी पर्सनल। तो इनमें से कौन सा इनकंसिस्टेंस है विवेकानंदो के थॉट के साथ, कौन सा विवेकानंदो के थॉट के साथ मैच नहीं हो रहा है? तो देखो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा मोनिस्टिक आइडियलिज्म के बारे में तो बात की है विवेकानंदो ने, ठीक है? यहाँ पे रियलिटी का कोई डिस्टिंक्शन क्वालिफिकेशन नहीं है, ये भी उन्होंने बोला है। यहाँ पे गॉड को पर्सनल भी उन्होंने बोला है। तो रियलिटी इज डिटर्मिनेट, जो हमारा रियलिटी है, रियल वर्ल्ड है, वो डिटर्मिनेट है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। इसके बारे में विवेकानंद ने बात नहीं की है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is incorrect in the light of राधा कृष्णन? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, राधा कृष्णन के थ्योरी के साथ मैच नहीं करता है? Option A, man is a combination of egoism and self-transcendence. Option B, universe is a planned activity. Option C, the created world is not an illusion. Option D, the world is an ordered whole. तो इनमें से कौन सा राधा कृष्णन के कंसेप्ट के साथ नहीं जाता है? देखो, यहाँ पे जो बोला गया है ना, मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इगोइज्म एंड सेल्फ ट्रांसेंडेंस, देन द क्रिएटेड वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूशन, वर्ल्ड इज एन ऑर्डर्ड होल। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने एक्चुअली बात की है। उनका एक वर्क है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक वर्क है, उसका नाम क्या है, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। वहाँ पे उन्होंने जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को एज ए कॉस्मोस बोला है वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड एक कॉस्मोस है, एंड ये कॉस्मोस क्या है, ये एक ऑर्डर्ड होल है। तो ऑप्शन डी जो है, वर्ल्ड इज एन ऑर्डर्ड होल, ये उन्होंने बात की है। उन्होंने अपनी वो जो वर्क है आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, वहां पे बोला है वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड एक कॉस्मोस है, एक यूनिवर्स है। वहां पे यूनिवर्स क्या है, ये एक ऑर्डर्ड होल है, ये एक ऑर्डर वे में चलता है, ठीक है? तो ये उन्होंने बात की है। नेक्स्ट ऑप्शन सी में क्या बोला गया है, द क्रिएटेड वर्ल्ड इज नॉट इल्यूशन। तो यहाँ पे उन्होंने जो कंसेप्ट ऑफ माया है ना, कंसेप्ट ऑफ माया, विवेकानंद ने भी बात की है माया के बारे में। तो जो कंसेप्ट ऑफ माया है, उसको उन्होंने स्ट्रांगली री इंटरप्रेट किया है, एंड उन्होंने बोला है कि ये जो क्रिएटेड वर्ल्ड है, ये एक्चुअली रियल है, ये वर्ल्ड रियल है, ये कोई इल्यूशन नहीं है, कोई अनरियल चीज नहीं है, दिस इज अ रियल वन। ओके, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन बी है, यूनिवर्स इज अ प्लान एक्टिविटी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि यूनिवर्स एक मैकेनिकल एंड एक स्ट्रिक्टली
प्री डिटरमाइंड प्लान्ड एक्टिविटी है। तो दिस इज नॉट अ प्लान्ड एक्टिविटी, यूनिवर्स इज अ प्लान्ड एक्टिविटी ये नहीं है, ये एक स्ट्रिक्टली प्री डिटरमाइंड प्लान्ड एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये प्लान्ड एक्टिविटी है यूनिवर्स, ये चीज उन्होंने रिजेक्ट की है, उन्होंने एकदम रिजेक्ट किया है इस व्यू को जो यूनिवर्स एक मैकेनिकल प्लान्ड एक्टिविटी है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, इट इज अ डायनामिक क्रिएटिव स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, ये एक डायनामिक स्पिरिचुअल क्रिएटिव इवोल्यूशन है, ये कोई प्लान्ड एक्टिविटी मैकेनिकल थिंग नहीं है। तो फिर राधा कृष्णन ने अपनी थ्योरी में यूनिवर्स इज अ प्लान्ड एक्टिविटी इस चीज को रिजेक्ट की है। ठीक है, इस चीज को रिजेक्ट किया है। एंड ऑप्शन ए में क्या बोला गया है, मैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इगोइज्म एंड सेल्फ ट्रांसेंडेंस। तो देखो क्या बोलते हैं राधा कृष्णन, क्या बोलते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है ना, उनका डुअल एंटिटी है, उनका दो स्वभाव होता है, राइट। एक तो होता है कि वो फाइनाइट इंपेरिकल सेल्फ होता है, उनके अंदर इगोइज्म होता है, फाइनाइट थिंग होता है, एंड दूसरा उनके अंदर इनफाइनाइट स्पिरिट भी होता है। ठीक है, मतलब उनके अंदर ईगो भी होता है एंड उनके अंदर इगोइज्म। ठीक है, खुद का जो फाइनाइट थिंग, कि फाइनाइट थिंग मतलब क्या, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं, राइट, आई माई सेल्फ, तो एक फाइनाइट थिंग, एक इगोइज्म होता है, एंड दूसरा उनका एक इनफाइनाइट स्पिरिट भी होता है, सेल्फ ट्रांसेंडेंस होता है। ठीक है, एक तो मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं एग्जाम दे रही हूँ, मैं क्लास करा रही हूँ, तो मैं आ जा रहा है, आई मी माई सेल्फ, राइट। तो दैट इज इगोइज्म, कि मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, खुद के बारे में बात कर रही हूँ, फाइनाइट बीइंग के बारे में बात कर रही हूँ, एंड उसके अलावा हमारा एक इनफाइनाइट स्पिरिट भी है, जो क्या है, जो हमारा चीज है, सेल्फ ट्रांसेंडेंस चीज की हमारी एक कैपेबिलिटी है कि हम चीजों को सेल्फ ट्रांसेंडेंस करके देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट ए, सी एंड बी, ये तीनों ही बोला है राधा कृष्णन ने, पर उन्होंने यूनिवर्स इज अ प्लान्ड एक्टिविटी और यूनिवर्स इज अ मैकेनिकल एक्टिविटी, ये चीजों को उन्होंने रिजेक्ट की है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी को हम इनकरेक्ट बोल सकते हैं राधा कृष्णन के व्यू के हिसाब से। ओके, हमारा सवाल 9 नंबर सवाल, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जिनोस्टिक बीइंग इन ऑरोबिंदो। तो ऑरोबिंदो का जिनोस्टिक बीइंग का कौन सा फीचर नहीं है। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन ए, ही हैज अंडरगॉन सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, बी ही relentlessly works for materializing the divine life. Option C, there are types of gnostic beings such as intuitional, overmental, etc. ऑप्शन डी, ही सेम एज द जीवन मुक्त ऑफ वेदांतो। तो ये चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा जेनोस्टिक बीइंग का जो कंसेप्ट दिया है ऑरोबिंदो ने, उसका फीचर नहीं है। ठीक है, तो देखो जो जेनोस्टिक बीइंग है ना, तो जेनोस्टिक बीइंग एक्चुअली क्या कंसेप्ट है, तो जेनोस्टिक बीइंग एक्चुअली एक सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, जेनोस्टिक बीइंग का जो कंसेप्ट है वो एक सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किया जाता है, दैट इज एक्टिवली रेंटलेसली वर्क्स टू मटेरियलाइज द डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ। तो वो जो है हमारा मटेरियल लाइज करता है, जो हमारा डिवाइन लाइफ है इस धरती में, उस चीज को ये एक्टिवली वर्क करता है उस चीज के ऊपर, एंड इट इज एक्चुअली बिलोंग्स टू अ ग्रेडेशनल हियरकी ऑफ द कॉन्शियसनेस इंक्लूडिंग इंट्यूशनल ओवरमेंटल स्टेजेस। तो यहाँ पे एक हियरकी मेंटेन होता है, इंट्यूशनल, ओवरमेंटल, सुप्रामेंटल, माइंड, सुपर माइंड, ऐसे करके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन मुक्त का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जीवन मुक्त का जो कंसेप्ट है वेदांत का, ठीक है, तो ये चीज क्या होता है, जीवन मुक्ता मतलब क्या, जीवन मुक्ता है, विदेह मुक्ता है, इन दोनों के बारे में बात किया जाता है लिबरेशन में। जीवन मुक्ता मतलब वन हु इज लिबरेटेड व्हाइल अलाइव, राइट, जो अभी तक जिंदा है पर स्टिल वो लिबरेटेड हो गए हैं, उनका और कोई भी चीज पे कोई एक्सपेक्टेशन, कोई अटैचमेंट नहीं है। एंड विदेह मुक्ता मतलब जिनका प्रारब्ध जो कर्म है उसका काम खत्म हो गया है, अब वो ये जो दुनिया है उसको छोड़ के चला जाएगा एंड उसका कभी भी रिबर्थ नहीं होगा, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ विदेह मुक्ता, राइट। तो जीवन मुक्ता
क्या बोला जा रहा है कि जो जेनोस्टिक बीइंग है ही सेम एज जीवन मुक्त और वेदांत, तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जो जेनोस्टिक बीइंग है वो बिल्कुल ही जो वेदांतिक कंसेप्ट है जीवन मुक्त का, उसके साथ बिल्कुल ही सेम नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि जो जीवन मुक्त है वो क्या होता है, वो अचीव कर लेते हैं पर्सनल स्पिरिचुअल लिबरेशन को। एंड वो क्या करते हैं, वो हमारा जो आउटर फिजिकल नेचर है, मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है, उस चीज को वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनका और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है किसी चीज को लेके, उनका और कोई ही अटैचमेंट नहीं होता है। पर जेनोस्टिक पेन के बारे में ऐसा नहीं बोला जा रहा है। वो जो सुप्रा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारा जो डिवाइन लाइफ है, उस चीज को वो गॉन थ्रू करके जाता है अर्थ में रह के ही, ठीक है। तो इसीलिए ही सेम एज जीवन मुक्ता ऑफ वेदांत, तो ये चीज गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्योंकि ये फीचर नहीं है जेनोस्टिक बीइंग का अकॉर्डिंग टू ऑरोबिंदो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, the following is not true about the radical humanism of एमन रॉय। तो एमन रॉय का जो radical humanism है, तो उसके ऊपर कौन सा चीज जो है सही नहीं है। radical humanism में एमन रॉय ने जो थ्योरी दिया है, उसके साथ यहाँ में से कौन सा चीज सही नहीं बैठता है। तो देखो, पहला क्या बोला जा रहा है कि इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ स्पेकुलेटिव ऑन्टोलॉजी। Option B, the ethical norms are this worldly. Option C, to be moral, one needs to be only human. Option D, freedom is the highest value. तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो, ये जो है इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ स्पेकुलेटिव ऑन्टोलॉजी, ये चीज एक्चुअली गलत है। क्यों? क्योंकि एमन रॉय अपने जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है, वहाँ पे साइंटिफिक उन्होंने ऑन्टोलॉजी के बारे में, साइंटिफिक रैशनलिज्म के बारे में, या फिर मटेरियलिस्ट फिलोसफी के बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने स्पेकुलेटिव ऑन्टोलॉजी के बारे में बात नहीं किया है। उन्होंने एक्चुअली रिजेक्ट किया है ये जो स्पेकुलेटिव या फिर मेटाफिजिकल सिस्टम है, उस चीज को उन्होंने रिजेक्ट किया है। एंड उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिज्म में साइंटिफिक रैशनलिज्म उन्होंने बात की है उस चीज की, कि रेडिकल ह्यूमनिज्म जो है वो साइंटिफिक रैशनलिज्म के थ्रू एंड मटेरियलिस्ट फिलोसफी के थ्रू हम जान सकते हैं। एंड उन्होंने बोला है ये कि ही बिलीव फिलोसफी शुड बी based on the positive knowledge gained through the science rather than abstract or supernatural speculation। तो जो फिलोसफी है वो एक्चुअली हो सकता है पॉजिटिव नॉलेज के ऊपर बेस होके, rather on abstract on supernatural speculations से हट के, ठीक है। एंड ये जो दो ऑप्शन है, एथिकल नॉर्म्स आर दिस वर्ल्डली, ये चीज करेक्ट है, क्योंकि Eamon Roy argued that morality originates from the human struggle for survival and rationality, not from divine command। तो जो है ethical norms है वो इसी वर्ल्ड में होता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन स्ट्रगल, ह्यूमन का सर्वाइवल, इस बारे में बात होता है, तो इसीलिए आर दिस वर्ल्डली ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन सी ये भी करेक्ट है, बिकॉज ही बिलीव इन मॉरलिटी, बिलीव करते थे मॉरलिटी क्या है, एक इवोल्यूशन लाता है ह्यूमंस में एज ए रैशनल बीइंग, एंड इसके लिए कोई रिलीजियस अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, फ्रीडम इज द हाईएस्ट वैल्यू, ये भी बोला है उन्होंने इस चीज के बारे में बोला है, दैट ही आर्चेस फॉर फ्रीडम इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द प्राइमरी बेंचमार्क ऑफ सोशल प्रोग्रेस। तो फ्रीडम जो है वो एक्चुअली सोशल प्रोग्रेस का एक प्राइमरी बेंचमार्क है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कौन सा रेडिकल ह्यूमनिज्म के साथ नहीं जाता है। इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ स्पेकुलेटिव ऑन्टोलॉजी, ये बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन डिटेल में अच्छे से ईच एंड एवरीथिंग हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको ऐसा और सेशन यूनिट 5 के बारे में चाहिए, या फिर यूनिट 6, 4, 8 किसी भी यूनिट का आपको क्वेश्चन आंसर एनालिसिस
एग्जाम से पहले चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने के लिए। एंड कोई भी टॉपिक जो मैंने इस 10 क्वेश्चन में जो जो टॉपिक बात की है, अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप वो भी मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगी उस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए। एंड ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ है ये मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगी वीडियो अपलोड करने के साथ साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ते रहो, इस बार जीआरएफ जरूर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।